हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं अर्चना राय कक्षा 10 विषय हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। हिंदी में आपकी गद्य की विधाएं पढ़ाए थे पिछले वीडियो में। विधाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी। तो प्रथम श्रेणी के अंतर्गत क्या क्या आता है उसको हम आपको समझा दिए थे और हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपनी कॉपी में भी उसको लिख लिए होंगे। ठीक है बच्चों, तो आगे देखिए, आज हम जा रहे हैं पढ़ाने द्वितीय श्रेणी में, गद्य विधाओं में द्वितीय श्रेणी। द्वितीय श्रेणी में क्या क्या आता है इसमें देखिए, इसके बारे में अप्रधान या प्रकृति विधाओं की है। इन 9 गद्य विधाओं में जीवनी इनके अंतर्गत आता है। जीवनी है आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रावृत्त, भेंट वार्ता, पत्र साहित्य, डायरी, रिपोर्टाज, आलोचना, गद्य काव्य और लघु कथा। यह हमारे द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो आइए आपको हम समझाते हैं जीवनी क्या होती है। ठीक है बच्चों, जीवनी किसी महापुरुष या प्रसिद्ध व्यक्ति के जीवन की प्रमुख घटनाओं, उसके क्रियाकलापों तथा अन्य विशेषताओं का गंभीरता से व्यवस्थित रूप में वर्णन जो होता है वह जीवनी होता है, उसे जीवनी कहते हैं। इसमें व्यक्ति विशेष के जीवन की छोटी बड़ी बात का वर्णन इस प्रकार किया जाता है कि पाठक केवल उसके अतरंगी जीवन से सुपरिचित ही नहीं होता, अपितु उसके साथ तादात्म्य प्रमाणित कर लेता है। जीवनीकार जीवनी में उन निर्माण स्थानों का ओज प्रकट करता है जिसके माध्यम से पाठक प्रेरणा ग्रहण कर अपना जीवन अतिरिक्त प्रगतिशील बनाने में सक्षम हो सके। जीवनी का सत्यता पर आधारित होने के साथ साथ उसका प्रामाणिक होना भी अनिवार्य होता है। वही क्या होता है बच्चों, जीवनी होता है। इसके बाद देखिए, हम आत्मकथा को आपको समझा दें कि आत्मकथा क्या होता है। जब कोई लेखक अपने जीवन की प्रमुख घटनाओं और अपने गुण दोषों का, देखिए ध्यान से, इसमें क्या है आत्मकथा में कि जब कोई लेखक अपने जीवन की प्रमुख घटनाओं और अपने गुण दोषों का विवेचन तटस्थ भाव से लिखता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। अपने बारे में लिखता है, जब कोई व्यक्ति कुछ अपने बारे में लिखता है उसे हम क्या कहते हैं, आत्मकथा कहते हैं। इसका रचनाकार स्वयं अपने जीवन की विभिन्न घटनाओं और परिस्थितियों को पाठक के समक्ष मैत्री गुण के साथ रखता है। यह संस्मरणात्मक होती है। इसमें लेखक अपने जीवन की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथा सामाजिक घटनाओं पर स्वयं की प्रतिक्रिया प्रकट करता है। साहित्यिक आत्मकथाओं में हरिवंश राय बच्चन और पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचनाएं विशिष्ट मानी जाती हैं। आत्मकथा में हरिवंश राय बच्चन, नोट कर लीजिए नाम आप लोग, हरिवंश राय बच्चन और पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचनाएं विशिष्ट मानी जाती हैं। यह हमारा हो गया, आत्मकथा हो गया। अब इसके बाद रेखाचित्र देखिए। रेखाचित्र क्या है, किसी गद्य रचना में किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना या भाव का अल्प शब्दों में यथावत चित्रण किया जाता है। किसी गद्य रचना में किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना या भाव का अल्प शब्दों में यथावत चित्रण किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, रेखा चित्र कहते हैं। यह शब्द अंग्रेजी के स्केच शब्द का हिंदी रूपांतरण है तथा यह 2 शब्दों रेखा और चित्र के योग से बना है। रेखा चित्र कैसे बना है बच्चों, तो रेखा और चित्र के योग से बना है, वो हमारा क्या है, रेखा चित्र है। अब देखिए इसके बाद संस्मरण देखिए बच्चों। संस्मरण क्या होता है, आपको जीवनी बता दिए, आत्मकथा बता दिए, रेखा चित्र हो गया। अब देखिए संस्मरण देखिए। संस्मरण किसी तथ्य या
स्मरणीय घटना को जब किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा उसके यथार्थ रूप को सशक्त एवं तीक्ष्ण भाषा शैली में प्रकट किया जाता है तो उसे संस्मरण कहते हैं। इसका अर्थ है सम्यक स्मरण, अर्थात संस्मरण में रचनाकार स्वयं अपनी अनुभव की हुई किसी व्यक्ति तथा घटना का स्नेह संबंध तथा कलात्मकता के साथ वर्णन करता है, वह हमारा क्या है, संस्मरण है। इसके बाद आता है यात्रा वृत्त आता है। देखिए संस्मरण में कुछ हमारे लेखक कौन कौन से हैं, पहले इनको देख लीजिए, फिर यात्रा वृत्त का वर्णन आप लोग बताएंगे। इसके बाद हिंदी के प्रमुख संस्मरण रचनाकारों में श्री नारायण चतुर्वेदी, कॉपी में नोट कर लीजिए नाम आप लोग। संस्मरण में जो इनके रचनाकार हैं उनके नाम नोट करिए आप लोग। श्री नारायण चतुर्वेदी, पदम सिंह शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी आदि कला नाम उल्लेखनीय किसके लिए, संस्मरण के लिए। एक बार फिर से नाम सुनिए। हिंदी के प्रमुख संस्मरण रचनाकारों में श्री नारायण चतुर्वेदी, पदम सिंह शर्मा, बनारसी चतुर्वेदी के नाम संस्मरण के लिए आते हैं। अब आता है हमारा यात्रा वृत्त आता है। देखिए आपको जीवनी, आत्मकथा, रेखा चित्र हो गया, संस्मरण हो गया। अब इसके बाद आता है यात्रा वृत्त आता है। आप लोग भी अपनी कॉपी में इसको नोट करेंगे। जब रचनाकार किसी व्यक्ति विशेष से भेंट करके, यहाँ संस्मरण हो गया। अब देखिए यात्रा वृत्त में देखिए, जब किसी गद्य रचना के लेखक के द्वारा किसी यात्रा के प्रत्यक्ष ज्ञान का यथावत कलात्मक वर्णन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, यात्रा वृत्त कहते हैं। इसमें रचनाकार विशेष स्थलों की यात्रा का सौंदर्य तथा रसीला वर्णन इस दृष्टि से करता है कि जो पाठक उन स्थलों की यात्रा करने में असमर्थ हो वे उसका मानसिक हर्ष प्राप्त कर सके और घर बैठे ही उन स्थलों की कृत्रिम दृश्यों, वहाँ निवासित लोगों के आचरण, खान पान, रहन सहन तथा राजनीतिक पहलुओं आदि से रूबरू हो सके, वह क्या है, हमारा यात्रा वृत्त है। यात्रा साहित्य का यह उद्देश्य रहता है कि रचनाकार अपनी यात्रा से प्राप्त हुए मनोरंजन तथा ज्ञान पाठकों तक बांट सके या पहुंचा सके। अब देखिए इसके बाद हमारा आता है भेंट वार्ता। देखिए अभी हम आपको यात्रा भी बता दिए, अब भेंट वार्ता समझिए क्या होता है। भेंट वार्ता क्या होता है, जब रचनाकार किसी व्यक्ति विशेष से भेंट करके उसके चरित्र, व्यवहार, भाषा आदि से संबंधित प्रश्नों को साहित्यिक रूप से रचकर पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता है या प्रकट करता है, वह रचना भेंट वार्ता का साक्षात्कार कहलाती है। जैसे भेंट वार्ता में भेंट चर्चा, विशेष चर्चा, साक्षात्कार तथा इंटरव्यू आदि नामों से विख्यात है। इस प्रकार भेंट वार्ता वह रचना है जिसके द्वारा भेंट वार्ता किसी महान व्यक्ति के चरित्र और जीवन में प्रश्नों के झरोखे से झांककर उसके भीतरी पक्षों, आंतरिक दृष्टिकोण को पाठकों के समक्ष प्रकट करता है। भेंट वार्ता वास्तविक भी होती है और कल्पित भी होती है। वास्तविक भेंट वार्ता लिखने वालों में कौन कौन से जान लीजिए, नाम नोट कर लीजिए आप लोग, कॉपी निकालिए और नाम नोट कर लीजिए। वास्तविक भेंट वार्ता में कौन कौन से हैं, पदम सिंह शर्मा, कमलेश और रणबीर रांगा के नाम विशिष्ट हैं। कौन कौन से बच्चों, फिर से नाम सुनिए भेंट वार्ता में, तो पदम सिंह शर्मा, कमलेश और रणबीर रांगा के नाम विशिष्ट है भेंट वार्ता में। अब इसके बाद आता है हमारा पत्र साहित्य आता है बच्चों, ठीक है। पत्र साहित्य में देखिए, जब कोई रचनाकार अपने किसी मित्र, परिचित अथवा घनिष्ठ व्यक्ति को अपने संबंध में या किसी व्यक्ति विशेष अथवा महत्वपूर्ण समस्या के संबंध में उसकी वह स्वयं की सामाजिक तथा
भावात्मक स्थिति को मद्देनजर रखकर तथा उसके प्रति विशेष आदर सम्मान के भाव प्रस्तुत करते हुए निजी तौर पर पत्र उत्कीर्ण कर भेजता है और बदले में प्रतिवचन की उम्मीद रखता है। कोई पत्र भेजता है और बदले में उसके प्रतिवचन की उम्मीद रखता है, वह पत्र साहित्य की रचना करता है। हिंदी साहित्य में पत्र प्रकाशन की शुरुआत द्विवेदी काल में हुई थी। नोट कर लीजिए कि हिंदी साहित्य में पत्र प्रकाशन की शुरुआत कब हुई थी, किस काल में हुई थी? तो द्विवेदी काल में हुई थी। अगर कोई पूछता है तो आप बता दीजिएगा कि पत्र साहित्य का जो प्रकाशन है वह किस काल में हुआ था। तो सबको याद रहेगा बच्चों, द्विवेदी काल में हुआ था। और पत्र सार्वजनिक भी हो सकते हैं और व्यक्तिगत भी हो सकते हैं। साहित्य की दृष्टि से सार्वजनिक पत्र अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। जो साहित्य है, साहित्य की दृष्टि से सार्वजनिक पत्र जो होते हैं वह अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। अब देखिए डायरी। डायरी क्या होती है? डायरी तो सबके पास तो रहती है, आप लोग अपने पास रखते हैं। देखिए डायरी क्या कहलाती है बच्चों? जब कोई रचनाकार अपने जीवन में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं तथा तिथिबद्ध विवरण लिखित माध्यम के द्वारा प्रस्तुत करता है तो उस रचना को हम डायरी कहते हैं। इस कला का प्रारंभ 1930 के आसपास माना जाता है। नरदेव शास्त्री, वेदतीर्थ की डायरी, नरदेव शास्त्री और वेदतीर्थ की जेल डायरी के प्रकाशन के साथ ही हिंदी में डायरी रचना की कला का उद्गम हुआ था। इनको प्रथम डायरी रचनाकार माना जाता है। तो प्रथम डायरी रचनाकार कौन है बच्चों? प्रथम डायरी रचनाकार नरदेव शास्त्री और वेदतीर्थ की जेल डायरी के प्रकाशन के साथ ही इनका डायरी का विकास हुआ था। और इसका जो समय है 1930 ईस्वी में हुआ था। इनको प्रथम डायरी रचनाकार माना जाता है। यह तो हमारा डायरी हो गया। अब देखिए रिपोर्टाज। आपको जितना हम समझाते जा रहे हैं आप अपनी कॉपी में इसको नोट करते जाइएगा। देखिए रिपोर्टाज क्या है? जिस गद्य पद्य में किसी घटना का दृष्टांत विवरण प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया हो उसे हम क्या कहते हैं? वह हमारा रिपोर्टाज है, उसे हम रिपोर्टाज कहते हैं। यह शब्द मूलतः फ्रांसीसी शब्द है और अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द का पर्याय तथा साहित्यिक नाम है। इसकी शैली वर्णनात्मक एवं उल्लेखनीय होती है। इसकी शैली क्या होती है? तो वर्णनात्मक भी होती है और उल्लेखनीय भी होती है, जिसमें तीक्ष्णता, आत्मीयता, सहजता का विशिष्ट महत्व होता है। इसमें लेखक प्राप्त विषय को सहजता तथा रोचकता से पाठक को हृदयगम कराने में सक्षम होता है। विष्णु प्रभाकर रिपोर्टाज में देखिए कौन कौन से हैं? तो विष्णु प्रभाकर नाम नोट कर लीजिएगा। विष्णु प्रभाकर, प्रकाश चंद्र गुप्त, प्रभाकर माचरे आदि ने विनम्र एवं रमणीय रिपोर्टाज का सृजन किया है। यह तो हमारा हो गया रिपोर्टाज। अब आइए आते हैं आलोचना पर। ठीक है, तो इतना हमने बता दिया। अब आइए आलोचना पर आते हैं। आलोचना शब्द का अर्थ है किसी पदार्थ, तथ्य आदि का परीक्षण स्पष्ट अथवा सही रूप से करना, अर्थात किसी साहित्यिक रचना का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन करते हुए उसके गुण दोष का भली भांति अध्ययन करना, विश्लेषण करना उसकी आलोचना कहलाता है। हिंदी आलोचना की परंपरा का प्रारंभ द्विवेदी युग में हुआ था। हिंदी आलोचना की परंपरा का प्रारंभ कब हुआ था बच्चों? द्विवेदी युग में हुआ था। अब देखिए हमारा गद्य और काव्य आता है। गद्य काव्य क्या है देखने एक बार इसको भी। जिस रचना में कविता के गुणों का समावेश छंद के बिना संभव होता है उसे गद्य काव्य कहते हैं। यह रचना गद्य तथा काव्य के बीच की रचना है। इसमें रचनाकार अपने हृदय की रागात्मकता को प्रकट करता है, जिससे पाठक उसे पढ़कर
रसमय तथा मोहक हो जाता है। इसमें विचारों तथा भाव की अभिव्यक्ति की और लेखक का अधिक चित रहता है। इसकी शैली कवित्वपूर्ण तथा चमत्कार से युक्त होती है। गद्य काव्य के रचनाकारों में कौन कौन से आते हैं देख लीजिए। राय कृष्णदास, वियोगी हरि, रामवृक्ष बेनीपुरी आदि के नाम विशिष्ट रूप से कथनीय है। अब आता है हमारा लास्ट में आता है लघु कथा। अब हम लघु कथा को समझा देंगे आपको। लघु कथा एक ऐसी विधा है जो धीरे धीरे गद्य के क्षेत्र में अपनी एक विशिष्ट पहचान बना रही है। लघु कथा में आधुनिक मार्मिकता तथा संवेदना की प्रगाढ़ वेदना दिखाई पड़ती है। लघु कथा के कथाकारों में चित्रा, मृदुगल, विष्णु नागर, असगर, वजाहत, रमेश बत्रा, राजेंद्र यादव आदि रचनाकारों के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ठीक है बच्चों, तो आज आपको हम लिटरेचर स्टडी में आपको पूरा समझा दिए। अब आप लोग भी इसमें इसको अपनी कॉपी में पूरा एक एक करके लिखेंगे और लिख करके खूब अच्छा सा नोट्स आप तैयार करेंगे। इसी नोट से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जैसे कोई पूछ दिया कि आत्मकथा बता दीजिए, रेखा चित्र बता दीजिए, स्मरण बता दीजिए, तो आप लोग अपनी कॉपी में इसको नोट्स बना लीजिएगा और बना करके अच्छे से लिखिएगा। आज के लिए इतना ही। ठीक है बच्चों, बाकी अगले वीडियो में। धन्यवाद।